प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा को मुल्क में मायूसी अफरा तफरी फैलाने की वजह करार दे दिया। जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में पाकिस्तान भर से आए सैकड़ों नौजवानों के यूथ कन्वेंशन से खिताब, सवाल जवाब। दहशतगर्दी से लड़ने के लिए कौम की हिमायत जरूरी, सिप्पा सालार ने वाजे कर दिया। सियासी क़यादत के एहतसाब पर भी बोल पड़े। फौजी बजट, सियासत में एस्टैब्लिशमेंट के किरदार, सोशल मीडिया और हालिया ईरान कशीदगी से मुतालिक भी खुलकर सब बता दिया। तालिब इल्मों के सख्त सवाल। जिना कन्वेंशन में 2500 से जायद तालिब इल्मों के साथ आर्मी चीफ ने क्या बात की और इस सेशन का मकसद क्या था, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान ने एक बार फिर 9 मई के वाकयात में मुलव्विस होने से वाज़े इनकार कर दिया। तंसीबात पर हमले करने वालों को गिरफ्तार करने की हिमायत। नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई को नाकामी वजीर आजम का लकब दे दिया, जबकि बिलावल ने नून लीग को अपोजिशन जमात करार देते हुए आजाद उम्मीदवारों के साथ नई हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। ये अहम मौजूआत हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार समर अब्बास। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम समर। जी वालेकुम सलाम। समर, आज यूथ कन्वेंशन था जिना सेंटर में और यहाँ पे आर्मी चीफ और वजीर आजम जो निगरान वजीर आजम है उन्होंने नौजवानों से खिताब किया, सवाल जवाब भी हुए। आप भी वहां मौजूद थे, जरा बताइएगा क्या हुआ। जी बिल्कुल, ये एक इंटरेक्टिव सेशन था और पहले इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने गुफ्तगू हुई। तकरीबन 1.25 घंटा उन्होंने गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने रियासत पाकिस्तान की जो तकलीफ थी उसका रियासत तैयबा के साथ कंपैरिजन, फिर उन्होंने बात की जो इस वक्त मुल्क के अंदरूनी मामला थे, मुल्क के ज़खायर की उन्होंने बात की कि मुल्क में ज़खायर ही ज़खायर हैं। हमारे पास में कहा कि 10 खरब डॉलर के हमारे पास पड़े हैं इस वक्त ज़ेर ज़मीन जो मादनियात और मिनरल्स हैं, जबकि पाकिस्तान का कर्जा 128 अरब डॉलर है। तो काफी वसी उन्होंने तमाम मौजूद से उन्होंने अहाता किया। जो हमने सोशल मीडिया की बात की बहुत ज्यादा, जिसमें उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया जो है ये बेसिकली शैतानी मीडिया है और ये मुल्क में फसाद और क्योस बर्पा करने के लिए सारी जो है ये यूज हो रहा है बहुत ज्यादा। और तकरीबन आर्मी चीफ ने कोई 10 से 15 मौके पे सोशल मीडिया के खिलाफ बहुत सख्त राय का इजहार किया। और इसके अलावा वो जिस मौजू पर भी बात करते थे उससे मुताल्लिक का वो कोई पुरानी आयत तराबत करके उसके तर्जुमे के साथ फिर वो एक्सप्लेन करते थे अपनी बात को। फिर अल्लामा इकबाल के अशार का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया आर्मी चीफ ने। उसके बाद फिर 1.25 घंटा गुफ्तगू की। आर्मी चीफ ने तकरीबन 15 से 20 मिनट गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब के Q&A हुआ। Q&A में जो है वो बड़े खुल के नौजवानों ने सवाल किए और उनके जवाब भी जो हैं वो उसी हौसले के साथ दिए गए और बड़ा इससे बड़ी खुल के एक जो है इंटरेक्टिव सेशन जिसे कहा जाता है हकीकी मानों में, जिसमें दो तरफा एक डायलॉग चल रहा था। आर्मी चीफ जब बात करते थे तो बीच में वो नौजवानों से फिर बीच में सवाल भी करते थे जवाब देते हुए। तो एक वो बिल्कुल डायलॉग की तरह की वो एक माहौल था। इसमें देखिए 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट जो आज आर्मी चीफ ने की है। एक तो उन्होंने जिस तरह से बात की, पहले सोशल मीडिया के हवाले से अपनी राय का इजहार कर दिया बड़ा खुल के कि सोशल मीडिया के हवाले से वो बहुत ही सख्त राय रखते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। फिर जो हुआ था एक सवाल उनसे हुआ कि मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों है, तो उस पर फिर उन्होंने मुतलका तालिब इल्म थी उनसे उन्होंने पूछा भाई कि आप बताएं तालिबा से कि भाई ये क्यों, आपका क्या मुराद है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपकी क्या मुराद है। मुल्क में सारे इदारे सारे इंस्टीट्यूशन हैं वो फंक्शन कर रहे हैं जिस तरह उन्हें फंक्शन करना चाहिए, नॉर्मली सब कुछ चल रहा है। तो आपको कहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको नजर आती है? अगर किसी टीम में 19 खिलाड़ी खेल रहे हैं, 20 को अगर कोई मसले मसाइल तो 19 को तो मौका मिल रहा है, पूरा को तो खेल रहे हैं टीम के अंदर। तो इन्हीं वो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इशारा कर रहे थे। फिर साथ ही उन्होंने कहा देखें बात, फिर वो मतलब तालिबात जिन्होंने क्वेश्चन किया था उन्होंने जब ये कहा कि मेरी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से मुराद मेरी है कि किसी हुकूमत को 5 साल पूरे नहीं करने दिए जाते, उस पर राजनीति ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि 5 साल पूरे करना जरूरी है क्या? इतना जरूरी है कि हम ना देखें कि भाई कोई जो है हुकूमत मुल्क बेच दे या कोई पार्टी जो है वो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करवा दे और हम 5 साल को लेकर बैठे रहे कि वो 5 साल मुद्दत उसकी पूरी होनी है। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम आर्मी चीफ। और फिर साथ ही उन्होंने आगे चल के बात की भाई ये जो अदम एतमाद की तहरीक आई थी पिछली हुकूमत के खिलाफ, उन्होंने कहा उसे एक आईनी तरीके से निकाला गया था और इट वॉज सिंपली ए नंबर गेम। 172 का फिगर अपोजिशन ने पूरा किया और इनको डिस्लॉज कर दिया।
अब इन्हें चाहिए था कि ये असेंबली में रह के अपना अपोजिशन का किरदार अदा करते, ये सड़कों पर निकला, इन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया मुल्क के अंदर। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के अंदर 12-13 अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी है, बरतानिया के अंदर सिर्फ 1 साल के अंदर 3 अदम एतमाद की तहरीक आई, कामयाबी हुई उसमें, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो पाकिस्तान के अंदर एक आईनी तरीके से हुकूमत को डिस्ट्रॉय किया गया और यहाँ पे इतना ज्यादा क्योस जो है वो क्रिएट किया गया, इतना ज्यादा शोर शराबा हुआ उसके ऊपर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी आर्मी चीफ की, जो उन्होंने एक पहली मरतबा मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खुल के अपनी राय का इजहार किया पब्लिकली। जो पीटीआई उनसे पीटीआई के बारे से जो चल रही थी बातचीत वगैरह के मुजीबान की इस पर क्या राय होती है, तो अपनी राय का उन्होंने आज इजहार किया बड़ा खुलकर। फिर एक मौके पे जब सवाल उनसे हुआ मुल्क में निगरान वजीर आजम से क्वेश्चन हुआ कि भाई आप जो है 5 महीने से आप किस चक्कर में बैठे हुए, आपकी तो टेन्योर ही आपका 3 महीने बनता था, वो तो पूरा हो गया। तो उस पर फिर निगरान वजीर आजम की जगह आर्मी चीफ ने सवाल का जवाब दिया। ये गालिबन इलेक्शन वाला सवाल था ना, ये भी तालिबान ने किया था। जी हाँ बिल्कुल, वो इलेक्शन से मुताबिक सवाल था कि आप 90 दिन में आपका टेन्योर बनता था, आपको तो चले जाना चाहिए था, आपका इलेक्शन हो जाना चाहिए था, तो आप 5 महीने से आप किस चक्कर में बैठे हुए हैं, आप तो गैर ही नहीं बैठे हुए। उस पर फिर आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया की तरफ एक मतलब फिर इशारा किया। फिर उन्होंने कहा जी ये सोशल मीडिया ने देखे आप लोगों की ज़हन साजी की हुई है, आप लोग जो है एक तरफ आप देख रहे हैं भाई वो 90 दिन आप इस बात पे काफी ज्यादा बात है, मंत्रा चल रहा है। उन्होंने कहा ये नहीं देख रहे आप कि अगर ये इलेक्शन नहीं हुए 90 दिन में तो उसकी वजह क्या है। उसकी वजह भी एक आईनी वजह है कि जो मर्दमशुमारी के बाद जो हल्का बंदियां होनी, तो वो भी एक आईनी मामला है, वो भी आइन के ऊपर अमल दरामद किया गया है। और उसके लिए भी तमाम जो सूबाई हुकूमतें थी उन सब ने बैठ के पीसीआई के अंदर इसकी मंजूरी दी थी कि सेंसस के बाद जो है हल्का बंदियां होनी चाहिए। तो हल्का बंदियां हुई हैं, उसके बाद अब इंतखाबात होंगे 8 फरवरी को। आप लोग बेहतर नुमाइंदों का इंतखाब करें, ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो आपके काम करें, एक बेहतर लीडरशिप हो। और ये भी उन्होंने एक मौके पे कहा आर्मी चीफ ने कि एक ऐसा निजाम भी कोई अगर हो ताश के जो मेंबर मुंतखब होता है वो 5 साल बाद मुड़ के अपने हल्के के लोगों को देखता ही, उनसे पूछता ही नहीं है, उनके काम नहीं करता। तो 2.5 साल बाद हल्के के अवाम के पास एक इख्तियार होना चाहिए कि वो उस बंदे को डिफीट करवा सकें, उसके खिलाफ वोट डाल के। ऐसा कोई सिस्टम अगर हो, उन्होंने कहा ऐसा होगा नहीं, इस तरह की कानून साजी या तरमीम ऐसी कोई नहीं करेगा, मुझे पता है इस बारे में, लेकिन ऐसा होना चाहिए सिस्टम के बंदा फिर भागा भागाएगा अपने हल्के के लोगों से काम करेगा। तो ये उनकी राय थी चीजों के हवाले से। बाकी ईरान के हवाले से जो भी रिसेंटली मामला हुआ उस पर उन्होंने राय का इजहार किया कि हमने जवाब दिया, हमने एक मुंह तोड़ जवाब दिया उसका। और अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी शहरी की भी सिक्योरिटी की खातिर जो है टू बी डैम्ड विद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान बी डैम्ड। उन्होंने कहा कि हमें इसकी परवाह नहीं है, मेरे एक शहरी की सिक्योरिटी जो है वो बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा अफगानिस्तान वो मुल्क है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में हमें तस्लीम नहीं किया था, फिर इस मुल्क के 2 मरतबा पाकिस्तान के ऊपर बाज़ाब्ता हमला किया, जंग की पाकिस्तान के साथ इन्होंने। उन्होंने कहा जी हमने अपने पाकिस्तानियों का मफाद पहले देखना है, बाकी चीजें हमने सारी बाद में देखनी है। तो इसके अलावा फिर डोमेस्टिक बाकी मौजूदात के ऊपर बात हुई, गिलगित बल्तिस्तान के इशू पर बात हुई। उन्होंने कहा जी इसको हम नहीं मना सकते सुबह, क्योंकि वहां पे यामन और चिलाद के लोग हैं वो सुबह नहीं बनना चाहते। उन्होंने कहा गालिबन बल्तिस्तान के लोग भी सुबह नहीं बनना चाहते। तो इस तरह से नहीं हो सकता जिस तरह से चंद लोगों की बात जो है वो उसके ऊपर नहीं पूरी की जा सकती। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट उनका कमेंट था। उन्होंने कहा मैं DGMI भी रहा हूँ, मैं DG ISI के ओहदे पर भी सर्व कर चुका हूँ और मैंने पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत करीब से देखा है। सियासी जमातें जो हैं उन्होंने कहा जी के सब इसमें चोर भी नहीं है, सब फरिश्ते भी नहीं है, मिक्स लोग हैं। जिस तरह की सोसाइटी है उसी तरह की रिफ्लेक्शन आपको सियासी जमातों के अंदर भी नजर आती है, और उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। और ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी जो नहीं बल्कि हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी हमारे इसी सोसाइटी में से जो लोग ऊपर आते हैं तो वो सिस्टम के अंदर भी उसी तरह के लोग हैं। जिस तरह की कौम हमारी वैसी हमारी गवर्नमेंट और वैसी हमारे पॉलिटिशियंस हैं। हाँ, उन्होंने ये कहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जब उसे हुकूमत मिल जाती है, इक़्तिदार मिल जाता है, तो वो तमाम मीन्स जो है वो इख्तियार करता है जायज नाजायज भाई कि मेरा इक़्तिदार जो है वो बरकरार रहे, उसे बरकरार रखने के लिए। और जो इक़्तिदार से बाहर बैठा होता है वो भी हर तरह के हरबे इख्तियार करता है, हर तरह के जायज नाजायज मीन्स को इख्तियार करता है जनाब की मुझे किस तरह से हुकूमत मिल जाए। तो ये आज सारी इससे गुफ्तगू थी जिसपे आज काफी खुल के आर्मी चीफ ने अपनी राय का इज़हार किया। ठीक है। अच्छा समर, आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो एक गुफ्तगू की है और जो भी उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपने हमें बताए हैं। जस्ट वन पॉइंट आपकी डिस्कशन में से आपने एक बड़ी अहम बात की कि ये पहली दफ़ा हुआ कि उन्होंने इंगेज किया और उन्होंने इंटरेक्ट किया लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एक बड़ा ओपन Q&A सेशन हुआ।
इससे पहले हमने देखा है कि जब से आर्मी चीफ अपॉइंट हुए हैं, इनकी एक थोड़ी सी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लग रहा था कि ही वाज अ बिट लो प्रोफाइल, या लोगों के साथ इंटरैक्ट या मीडिया के साथ इतना ज्यादा आके बातचीत करना इनकी स्ट्रैटेजी नहीं नजर आ रही थी। सो दिस वाज अ शिफ्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। आपको लगता है कि इसकी कोई वजह है? इज ही सीइंग समथिंग इन फ्यूचर, और क्या क्या इसके पीछे नजर आता है? देखिए, ये एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, ये कोई उनका अकेले का फैसला नहीं है। जिस तरह से आपने देखा कि कल DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने भी लाहौर में तलबा के साथ, नौजवानों के साथ इंटरेक्ट किया। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में यूथ जो है उससे हमेशा इग्नोर किया जाता रहा है। यूथ जहाँ मुल्क के अंदर बड़ा हमारा एक एसेट भी है, वहाँ एक लोगों को शायद इस तरह से पोलिटिकल पार्टी से अगर हम बात करें तो उसमें तहरीक इंसाफ के अलावा किसी भी सियासी जमात ने यूथ के इश्यूज को, यूथ के ऊपर फोकस नहीं किया। अब 65% आबादी हमारी यूथ का मुश्तमिल है। इंतखाबात अगले जो आ रहे हैं उसमें आप देखें कि हमारे 45% जो है वोटर वो यूथ हैं, वो यंग लोग हैं, नौजवान लोग हैं, और 2 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे जो पहली दफा वोट कास्ट करेंगे। तो यूथ के इश्यूज को काफी ज्यादा इग्नोर किया जाता रहा है। यूथ की अहमियत के ऊपर जो है तरीके साथ के अलावा किसी ने फोकस नहीं किया। और अब हम देख रहे हैं कि जो यूथ है वो ज्यादा जो है वो अट्रैक्टिव इसीलिए तरीके साथ की तरफ है। तो मेरे ख्याल से अब एक वो खास एक हमारे इदारों को लगता है, इंस्टीट्यूशन को लगता है कि यूथ जो हमारे मुल्क की है उस सारी की इंक्लिनेशन जो है वो एक खास सिम्त में चल रही है। और वहां से सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से उनकी जहन साजी होती है तो वो जहन साजी उनकी इसी तरह से हो रही है। तो शायद उनकी उस जहन साजी जो कि उनकी एक मखसूस जावियत से, एक मखसूस जगह से हो रही है, उसको बदलने के लिए उनको रियलिटी जो है असल चीजें बताने का जो मकसद था इसका, कि उनको असल चीजें बताई जाए कि इश्यूज हैं क्या पाकिस्तान के, उनको बजाय वजह की आरबीजी का ये है कि सोशल मीडिया के जरिए आपके पास बहुत झूठ पहुंचता है, बहुत ज्यादा आपको जो है झूठ फैलाया जाता है। तो नौजवान जो है वो सोशल मीडिया से जरा इख्तिलाफ करें, उसकी जो मालूमात है बल्कि खुद जरा रिसर्च कर लिया करें। तो मेरे ख्याल से वो एक रियलिटी चेक देना चाह रहे थे अवाम को, नौजवानों को, कि भाई ये रियलिटी ये है। आपकी सोशल मीडिया पर रिलाई करके अपनी ओपिनियन बना रहे हैं, कायम कर रहे हैं इदारों के बारे में, बाकी इंस्टीट्यूशन के बारे में, सिस्टम के बारे से, मकान के दीगर इश्यूज के बारे से, वो दुरुस्त नहीं है। असल चीजों का जो एक पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है, इससे बहुत मुख्तलिफ है जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं। जी बहुत शुक्रिया समर आपका। मैंने बड़ा इंतहा इंटरेस्ट और गौर के साथ आपका इतना जो खूबसूरत आपने जो इसको रिकैप किया है, एंड आई मस्ट कम्प्लीमेंट योर मेमोरी एज वेल कि 2.5 घंटे के सेशन में बैठ के चीज़ों को याद रखना और तरतीब से उनको फिर एक्सप्लेन करना ही मस्त है कि आपने बड़े खूबसूरत इसको अंदाज में पेश किया है। जस्ट वंडरिंग ऑन अगर कपल ऑफ इशूज़, आपको याद होगा जब जनरल बाजवा साहब जो थे लास्ट उनकी मेरा ख्याल स्पीच थी एज आर्मी चीफ के तौर पर, तो उन्होंने ये कहा था जनाब कि हमने अब फैसला किया जिसमें हमारी सारी लीडरशिप, फ्यूचर की लीडरशिप भी शामिल है मिलिट्री की, कि आइंदा हम ये पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल अफेयर्स में, इन इश्यूज़ में अब हम नहीं आएंगे। माजी में हमने चीज़ें करके देखी, बैक फायर किया, नुकसान हुआ, मिलिट्री के इंस्टीट्यूशन पे तनकीद है, कंट्रोवर्सीज हुई। सो अब जो हमारी फ्यूचर की ये लीडरशिप आएगी, और उसमें उनका कहना था हमने बड़ी आके तफसील के साथ रैंक्स एंड फाइल में डिस्कशन हुए, फैसले हुए हैं कि आइंदा हम इन पॉलिटिकल अफेयर्स पे ना कमेंट करेंगे, ना गुफ्तगू करेंगे, ना बात करेंगे। आपको क्या लगता है 1 साल में क्या ऐसी यहाँ चेंजेस आई हैं कि जिसके बाद, जैसे अभी रबिया ने कहा कि जन आसिम मुनीर साहब जो थे वो लो प्रोफाइल थे, वो मिलते भी जर्नलिस्टों से भी नहीं मिलते, वो ऐसा इतनी कोई पॉलिटिकल अफेयर्स में कभी गुफ्तगू करते भी नहीं सुना उन्हें। अब वहाँ पे नदीम अंजुम साहब हैं, उन्होंने लाहौर में जाके उनको ये बातचीत की है, यहाँ पे उन्होंने जनरल साहब ने अच्छी खासी, जैसे आपने चीज़ें बताई, पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उन पर बात की है, खुलकर बात की है, बड़ी मतलब है उन्होंने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। सो वो जो स्टेटमेंट थी उन बाजवा साहब की कि अब पॉलिटिक्स में हमारा कोई लेना देना नहीं है, डू यू थिंक दैट हैज़ बीन रिवर्स्ड, और मौजूदा हमारी एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि नहीं, हालात इस तरह के हैं कि हमें फ्रंट पर आकर बात करनी पड़ेगी? सॉरी फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, आई एम सॉरी मैंने बड़ा लंबा सवाल कर दिया। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपके अल्फाज का। सर मसला ये है कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो मैंने बात की पहले, जो यूथ है, जो 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 90% या बहुत अब कम ले 80% की तो एक खास उनकी जहन साजी हुई भी है। वो दे आर इंक्लाइन टुवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इस वक्त जो हमारे रियासती इदारे समझते हैं कि तहरीक इंसाफ उनकी जिस तरह की जहन साजी कर रही है वो रियासत के मुफाद में नहीं है। जिस तरह से 9 मई के वाक़यात और बाकी चीजें जो कि रिसेंटली हुई हैं, रियासत उनके तनाजुर में ये चीजें जो है पॉलिसी तब्दील हुई है। कम अज कम जो है नौजवानों की जहन साजी पे मेरा से ये ज्यादा फोकस था, और उसमें जो है पॉलिटिकल कमेंट जो किए गए हैं वो क्वेश्चन जब सवालात हुए तो जाहिर है फिर उससे सियासी इश्यूज के ऊपर जब सवाल हुआ तो उससे बात करना उनका जवाब बनता था। जवाब उन्होंने दिया,
बाकी जो उन्होंने पहले सवा घंटा गुफ्तगू की उसमें कोई भी सियासी बात नहीं की। Q&A के दौरान जो है वो सियासी जो है वो सवाल एक दो हुए, उसने सियासी जवाब दिया उसका, लेकिन यह कि वो डायरेक्ट किसी का नाम नहीं लिया, वो एक विदाउट नेमिंग एनीवन ने इनडायरेक्ट कमेंट उस पर किया। ये भी पूछा कि भाई जिनकी आप टेन्योर की बात करते हैं वो उन्होंने अस्पताल को क्यों नहीं बनाया, इस तरह की बातें भी हुई हैं। अच्छा, इसमें जो ज्यादा मुझे यही लगता है कि जो यूथ को जो एक खास तो हम देखें तरीके साथ की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है, उसको उसकी जहन ताजी करना, उसको बताना कि भाई आप सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर जो आप तहरीक इंसाफ की बिल्कुल एक अंधी अकीदत या कल्ट फॉलोइंग है, उसको मेरा से वो लग रहा है कि इतना ज्यादा वो मामला आगे जा चुका है कि अब उसे रिवर्स करने के लिए अगर कोई पॉलिसी थी, कोई अगर ऐसी कोई थी कि भाई नहीं आना सामने, वो चेंज करनी पड़ रही है। अच्छा समर, अभी ये जो बात आपने की है बड़ी अच्छी कि ये चीज़ें बताई कि क्वेश्चन हो उसको जवाब में किया, क्या यहाँ पे ये एक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप नहीं हुई DGISI के लेवल पे, आर्मी चीफ साहब के लेवल पे, कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन थे वो चाहे पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर हूँ, उसमें नवाज अंसारी, उसमें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही है, या फिर इसके बाद आगे काकड़ साहब के अभी जो हमने देखा 5-6 महीने इनके गुजरे हैं, कुछ अपने आर्मी के उनके स्पोक्स पर्सन वगैरह या उनके अपने सोशल अकाउंट्स वगैरह जो हैं या उनके सिंपथाइज़र जो भी हैं, वो शायद इफेक्टिवली वो तहरीक इंसाफ का या सोशल मीडिया टीमें जो थी ट्विटर वगैरह पे जो तनकीद है, ये इदारों पे आई है, इंडिविजुअल्स पे आई है, वो शायद उसका कोई इफेक्टिव काउंटर नहीं कर सके। और अब टॉप लीडरशिप को एहसास हुआ है, चाहे DGISI साहब हूँ या आर्मी चीफ साहब हूँ, कि ये शायद हमें खुद आना पड़ेगा, हमें खुद बात करनी पड़ेगी, खुद कन्फ्रंट करना पड़ेगा, और इनके जहनों में जो क्वेश्चंस हैं हम आके उनको जवाब देंगे, या पॉलिटिकल हुकूमतें या हमारे अपना इदारा जो स्पोक्स पर्सन या दीगर जो हैं वो काउंटर शायद नहीं कर सके। सो दैट्स द रीज़न कि नाउ दे आर ऑन द फ्रंट फुट, कि अब हम आएंगे जो बात करनी हमसे करें, हम खुद डला करेंगे आपसे। जी बिल्कुल क्लासेस साहब, बात यह है कि जब ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी कि फौज जो है वो किसी किस्म के मामले पे नहीं आएगी, हम सामने नहीं आएंगे, ISPR का भी आपने देखा कि बहुत ज्यादा काम उनका महदूद कर दिया गया था। ट्वीट्स वगैरह अब ISPR के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से नहीं होते, फिर जो मुख्तलिफ प्रोडक्शन वगैरह हुआ करती थी ISPR की जानिब से, वो भी सब रोक दी गई थी। वो प्रोडक्शन वगैरह क्या थी, वो एक नैरेटिव जो है, जाहिर है इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ एक नैरेटिव था, उसमें वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती थी। वो प्रोडक्शन के सारे रिसोर्सेज वगैरह जो एक था ISPR में डिपार्टमेंट, वो सारी चीजें कम कर दी गई, महदूद कर दी गई। मेरे ख्याल से वो फैसला शायद अब उसको रिविजिट इसलिए किया जा रहा है कि एक ऐसा वक्त कि जब बहुत ज्यादा नौजवान जो है वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर या जिसकी वजह से वो इदारे पे बहुत ज्यादा तनकीद करने लग गए हैं, और खामोश होकर भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, जब नहीं यूथ जो है या फिर जो मुल्क के नौजवान है, जब आपने देखा है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा खुल के वो तनकीद करते हैं और बड़े सब जुमलों का वो इस्तेमाल करते हैं जो हमारी लीडरशिप है उसके बारे में। शायद यही वजह है कि इसलिए अब जो आपने बात की कि मुझे भी यही लगता है कि अब बहुत ज्यादा चीजें जो है वो कंट्रोल से बाहर चली गई हैं, कि अब लीडरशिप ने फील किया कि भाई अब हमें खुद आना पड़ेगा आगे। अच्छा, आपकी बातों से समझ लग रहा है, जो आपने अभी हमें बातें बताई हैं कि नाम तो नहीं लिया उन्होंने जनाब से मुनीर साहब ने, फेयर इनफ, लेकिन लग रहा है कि खान साहब तहरीक इंसाफ का जब तक वो आर्मी चीफ हैं तो इनकी तो रिवाइवल वापसी नजर नहीं आ रही कहीं पर। बजाय तो सर लग ही रही है पॉलिसी PTI के वाले से, उसमें सख्ती तो नजर आ रही है काफी ज्यादा। 9 मई के वाक़े को लेके फौज जो है वो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट किए हुए है, और PTI की जानिब से भी मैं समझता हूँ कि कोई इस तरह की ऑलिव ब्रांच जो है वो नहीं जो है वो एक्सटेंड की गई। आप देखें कि फौज के अंदर इस चीज को भी बड़ा जो है वो नेगेटिव लिया गया है, बड़ा मंफी तासुर लिया गया है कि 9 मई की जिन लोगों के ऊपर FIR हैं, जो लोग नॉमिनेटेड हैं, पर्टिकुलरली 9 मई के केसेस में उन्हें इलेक्शन में टिकट दिए गए हैं, तो उससे भी जो है काफी ज्यादा जो है एस्टेब्लिशमेंट की साइड पे चीज को बड़ा नेगेटिवली लिया गया है। तो खान साहब भी जो है जिस तरह से वो मुख्तलिफ उनके आते हैं बयानात, उसमें जिस तरह से वो कन्फ्रंट करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, तो उसमें लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट दोनों जानिब जो है वो इसी तरह की नजर आ रही है। वो कह रहे हैं बराबर लगी है। समर, ये बताइएगा कि हमने माजी में भी देखा जनरल मुशर्रफ साहब वेरी वोकल, वो भी इसी तरह की बात करते थे, जर्नलिस्टों से मिलते थे। फिर हमने देखा जनरल कियानी साहब भी वो मिलते थे, उन्होंने भी एक्सटेंशन ली, उनके जनरल मुशर्रफ साहब ने भी 8 साल लिए, 6 साल हमने देखा जनरल कियानी साहब ने भी लिए, वो भी इस तरह जर्नलिस्टों से मीटिंग करते। जनरल रहील दरमियान में हमने देखा ब्रेक आई, वोकल भी नहीं थे वो, इस तरह के जाके कोई बातचीत इंटरेक्शन खिताब भी नहीं करते थे, एक्सटेंशन भी नहीं मिले। फिर जनरल बाजवा साहब है, वो तो जर्नलिस्टों से बहुत ही मिलते थे, आपको पता है कि हर हफ्ते वहाँ पे मुलाकातें हो रही होती हैं एंकर से, कॉलम निगारों से, उन्होंने भी एक्सटेंशन ली।
तो ये हम देख रहे हैं कि पूरा एक साल लो प्रोफाइल रहने के बाद जनाब आसिम मुनीर साहब ने जो एक उन्होंने गुफ्तगू की है एग्रेसिव किस्म की, मैनी वैलिड पॉइंट्स एज वेल। आप क्या देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का भी माइंड सेट हम देखते हैं, जानते हैं कि वो भी पावर शेयरिंग नहीं करते, और अभी 15 दिन इलेक्शन में रह गए, इससे पहले उनकी ये सारी बातें गुफ्तगू जो हैं, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज इज बीइंग सेंट। और नवाज शरीफ साहब अगर वजीर आज़म बनते हैं तो क्या ये आर्मी हमारी लीडरशिप जो है वो वापस जाएगी अपने रोल के, क्योंकि मियाँ साहब तो शेयरिंग पे भी नहीं बिलीव करते। व्हाट काइंड ऑफ सिनारियो आपको नजर आ रहा है इलेक्शन के बाद? सर ये डिपेंड करता है कि वजीर आजम कौन बनता है। अगर तो मियाँ शहबाज शरीफ बनते हैं फिर तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा चलता रहेगा, और अगर मियाँ नवाज शरीफ आते हैं, आपको भी बहुत बेहतर मालूम है उनका मिजाज क्या, उनका जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस क्या है, कि वो तो फिर चीजों को जरा लिमिट करने की कोशिश करते हैं, महदूद करने की कोशिश करते हैं एस्टैब्लिशमेंट के इख्तियारात और बाकी चीजों को लेकर। तो अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं फिर तो चीजें उस तरह से स्मूथ आगे चलती हुई नजर नहीं आ रही। अगर शहबाज शरीफ साहब आते हैं वज़ीर आज़म तो फिर तो चीजें जो है वो स्मूथली आगे बढ़ती रहेंगी। उसमें तो मुझे किसी किस्म का मसला फिर जो है वो सिविल मिलिट्री में कोई नजर नहीं आ रहा। अगर नवाज शरीफ आते हैं तो फिर इस बात का खदशा मौजूद है कि फिर सिविल मिलिट्री तनाव जो है कहीं पहले तो शायद 5-6 महीने ठीक गुजरे, फिर उसके बाद फिर ये तनाव की करती है। लास्टली सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा हमें टाइम भी दिया, हालांकि मेरा ख्याल आप क्रिकेट मैच खेलने के लिए गए हुए थे, somebody told me। ये आपको जो आज की उनकी गुफ्तगू थी, तकरीर थी, जो लाउड मैसेज था, तो आने वाले दिनों में सोशल मीडिया के लिए बड़े बुरे दिन आ रहे हैं। स्ट्रांग मतलब रिएक्शन, क्रैकडाउन, गिरफ्तारियां मजीद हमारे लिए ये प्रॉब्लम होंगे। बिल्कुल सर, सोशल मीडिया के बारे से खासा चीजें तो इतनी ठीक मुझे नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि एक मैंने खबर भी दी थी नवंबर में कि पाकिस्तान में एक डिजिटल फायर वॉल क्रिएट की जा रही है। ये कि फैसला हो चुका है डिजिटल फायर वॉल क्रिएट करने का, और उसमें इंडिया की मिसाल भी देखी जा रही है, हमारे जो गल्फ कंट्रीज उनकी मिसाल भी देखी जा रही है कि वहाँ किस तरह से ये एक हाई लेवल इंस्पेक्शन हुआ था, वहाँ ये बात बताई गई थी कि पाकिस्तान जो है अब वो जा रहा है डिजिटल फायर वॉल की तरफ, और डिजिटल फायर वॉल बहुत जल्द क्रिएट कर दी जाएगी। अगली असेंबली जो ही आएगी आप देखेंगे कि आपको नजर आएगा कि सोशल मीडिया के वाले से बहुत ज्यादा रेगुलेशन होंगी। और अभी भी आप देखेंगे जैसे पे जो तनकीद वगैरह हुई है उसमें भी डिटेरेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इतलात आ रही है तो 500 बंदों को शॉर्टलिस्ट किया गया, उनके नाम वगैरह जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। इससे कुछ जर्नलिस्ट भी हैं, कुछ पोलिटिकल वर्कर्स भी हैं जिनके ऊपर जो है मुकदमात की टाइम होंगे, उनके नाम स्टॉप लिस्ट में और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया के वाले से मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन जो है पाकिस्तान में वो कोई इतने ज्यादा अच्छे मुझे नजर नहीं आ रहे, काफी रिस्ट्रिक्शन मुझे आती हुई नजर आ रही। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समर। बहुत शुक्रिया। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे और बहुत अहम डिटेल्स उन्होंने बताई आज के इस सेशन के हवाले से। और इस वक्त ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ सियासी मामलात की। नवाज शरीफ ने एक जलसा किया, ननकाना साहब में बड़ा जलसा था, बिलावल ने जलसा किया, उसके बारे में बात करेंगे, कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और क्लास साहब कुछ सियासी मामलात की बात करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की जो पब्लिक अपीयरेंसेस वन आफ्टर अनदर एक तसलसल बनता जा रहा है। ननकाना साहब में आज जलसा, एक तो जलसा बड़ा जलसा था। आई मीन कोई अगर ना भी कोई इस तरह की बात करें, जिस तरह का एक तासुर दिया जा रहा था कि बहुत मुश्किल होगा PMLN के लिए नवाज शरीफ के लोगों को मोबिलाइज करना इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, ये तासुर कुछ थोड़ा सा डामाडोल सा नजर आ रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि लोग नज़र आ रहे हैं। बिलावल के जलसे में भी हमें नज़र आए, लाहौर से उन्होंने बड़ा अच्छा एक क्राउड इकट्ठा कर लिया। नवाज शरीफ साहब के जलसे वाकई वो नज़र आते हैं, बड़े जलसे हो रहे हैं और लोग बाहर निकले हैं, अपना नैरेटिव जो है वो बयान कर रहे हैं। लेकिन साथ में वो तनकीद भी तो आ रही है कि आपने ये उस वक्त उनके लिए मैदान खुला छोड़ा है कि मेन अपोनेंट है उनके इमरान खान साहब हैं या PTA जो है, उनके हाथ पाँव बांध के उनको पत्थर के साथ बांध के आपने दरिया में फेंका हुआ है कि तैर के दिखाओ। तो लिहाजा मैदान में मुकाबला ही नहीं है इस वक्त। तो मियाँ साहब इस वक्त वो क्या कहते हैं उनकी तो जंगल के शेर की तरह जो सिंबल भी है वो अकेले फिर रहे हैं वहाँ पे, उसमें पूरे जंगल में फिर रहे हैं, क्योंकि अगेन सपोर्ट मिल रही है आपको वहाँ से। तो इसका जवाब मेरा ख्याल है उन्होंने भी दिया है। मरियम साहबा ने भी, मैं उनकी तकरीर में उनकी सुन रहा था, वो कहते हैं हमारे साथ भी तो ये कुछ किया था खान साहब के लिए, जो पॉपुलैरिटी की बात हुई थी तो खान साहब के लिए भी मैदान खुला था उस वक्त। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मरियम साहबा भी जेल में थी, हमारे भी हाथ पाँव मतलब बांध के उन्होंने हमें भी उसी तरह पत्थर के साथ पानी में फेंका हुआ था। तो आपकी मकबूलियत जो थी तो वो भी तो इसी तरह की थी कि आपके सामने ये उसमें मैदान में कोई नहीं था। आज सेम उसी तरह की टांट जो है नवाज शरीफ साहब पे भी हो रही है कि जनाब के आपको ये मैदान खुला दिया है कि सारे मुखालफिन जो हैं, अच्छा बिलावल भुट्टो साहब कुछ भी कर लें तो पंजाब में वो स्ट्रेंथ तो नहीं है। ये अगरचे और चीज़ है कि अगर बिलावल भुट्टो जो है वो उसमें को अपसेट कर सकते हैं कोई बड़ा,
तो सबसे बड़ा जो अपसेट होगा ना इलेक्शन का, अगर मैं उसे पूछूं, वो बिलावल का लाहौर से जीतना होगा। अगर वो जीत गए, और मेरी एक और भी रीडिंग है कि अगर बिलावल जीतते हैं लाहौर से इन केस, तो वो सीट लाहौर वाली मेंटेन करेंगे, वो वहां से सिंध वाली नहीं रखेंगे। एक तो ये है कि हमारी पंजाब में प्रेजेंस हो जाएगी कि नो हम अगेन उस पंजाब में दोबारा वापस आ गए। जुल्फकार अली भुट्टो या बेनजीर भुट्टो साहबा के बाद जनाब बिलावल जो है वो पंजाब से या लाहौर से, तो वो आया है, सामने आया है। सो और दूसरा ये है कि अगर बिलावल ने सीट छोड़ भी थी जीत के इन केस, तो फिर ये दोबारा नहीं जीत सकेंगे यहाँ से सीट। सो इसके कई सिग्निफिकेंट वो हैं कि इन द हार्ट ऑफ लाहौर, जो वहाँ पे उनके शरीफों का ये गढ़ समझा जाता है, या इस वक्त इमरान खान साहब की पार्टी का बड़ा जोर है, वहां से पीपल्स पार्टी अगर सीट निकालते, तो मेरी तवज्जो जो ज्यादा है ना, जो मैं इंटरेस्टेड हूँ एज ए पोलिटिकल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के, वो बिलावल वाली सीट पे ज्यादा है कि ये क्या करते हैं। और ये बड़ा वाज़ेह नजर भी आ रहा है क्लास साहब कि सिंध की तरफ इतनी तवज्जो नहीं है इस वक्त बिलावल की, जितना वो फोकस कर रहे हैं पंजाब में। और वो मेरे ख्याल से यही चीज़ फोर्सी कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं, क्योंकि पंजाब में एक तरह से बिल्कुल डीएक्टिवेट हो गई थी पीपल्स पार्टी या पीपल्स पार्टी का कारकुन, तो उनको मोबिलाइज करने की जो इनकी स्ट्रैटेजी है वो नजर आ रही है वाज़ेह तौर पे। सिंध वाला आपका अच्छा सवाल है। सिंध में एक और मसला है, विच मतलब है कोई अच्छी चीज नहीं है, साइन अच्छा नहीं है। अच्छा, कि 15 साल से पीपल्स पार्टी वहीं पे है, कोई अपोजिशन बची नहीं गई। उन्होंने वो कहते हैं ना, अगर यू कांट बीट देम जॉइन देम, किसी मुखालिफ है ना, पहले आप लड़ते रहे उसके साथ 10-20 साल, जितने साल हैं, आपको किसी स्टेज पे फील हो ना कि यार इस बंदे को हम नहीं गिरा सकते, तो उसके साथ मिल जाए, फिर जो कुछ वो कर रहे हैं फिर उसके साथ मिलकर करें। सो यू कांट बीट देम जॉइन देम। सिंध में ये हुआ है, जो जमहूरियत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है मेरा ख्याल है, कि अब सारे लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। माच है 2-4, मैं इंटीरियर सिंध की बात कर रहा हूँ, 2-4 मेन नाम, मतलब जुल्फकार मिर्जा साहब की फैमिली के अलावा कोई 1-2 और होंगे, तो कोई भी नहीं बच गया। मेरा ख्याल कोई मुझे बता रहा था गौस बख्श मार साहब जो है, शायद उन्होंने भी, ही वाज द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स के जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे, कि वहां पे आपकी 15 साल हुकूमत रही है। अब कौन 15 साल तक किसी भी वो सिटिंग हुकूमत की अपोजिशन करके वो सर्वाइव करे। जीडीए भी गई, उसके बाद एमक्यूएम भी गई, उसके बाद नेशनलिस्ट पार्टीज थी वो भी गई, मुस्लिम लीग फंक्शन वगैरह थे वो भी थे। सो जरदारी साहब एंड कंपनी हैज इमर्ज्ड ऑल पावरफुल। उनको सिंध में किसी से थ्रेट ही नहीं है। बिलावल साहब अब ये पंजाब में डेरे ला के बैठे, जो आप वाली बात है, उन्हें तो सिंध में होना चाहिए था। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के वहां पे रूट्स नहीं है, वो सारा पंजाब में है। एक तरह का चैलेंज भी तो है ना नवाज शरीफ साहब के लिए, बिलावल आपके घर आया हुआ है लाहौर में, वो जलसे कर रहे और आपके रोज आपको आते जाते चाकू छुरियां मार रहे हैं, तो जबानी तौर पर, तो आप वहां पे क्यों नहीं जा रहे सिंध में, चाहे उसमें जलसा करके दिखाएं, वो भी नहीं है प्रेजेंस। ऐसे इमरान खान साहब जो है, उनकी पार्टी भी कोई सिंध में कोई बहुत बड़ा कोई अपना कैंप ग्रुप नहीं बना सकी। वो उनके शामुद कुरैशी साहब के जो मुरीद हैं वही बच बचा के 1-2 सीटों सब लड़ लेते हैं। सो वो बड़े कॉन्फिडेंट है कि सिंध तो हमारा है। रीजन क्या हुई कि 15 साल की हुकूमत, आपके पास पैसा, आपके पास पावर, डिप्टी कमिश्नर आपके, डीपीओज आपके, पूरी की पूरी मशीनरी आपकी, आप जिसको चाहे जेल में करा दें, जिसको चाहे गिरा दें, जिसको चाहे खड़ा करा दें। सो अल्टीमेटली, क्योंकि पॉलिटिक्स जो आज आर्मी चीफ साहब ने बात की है कि पावर के लिए होती है, तो पावर के लिए होती है, तो फिर पावर उन्होंने इस्तेमाल किया सिंध में, इसलिए उन्हें कोई खतरा, सारे के सारे जीतेंगे वो वहां से। अच्छा, और ये जिस सीट पे बिलावल जिसके लिए कैंपेन कर रहे हैं लाहौर में, अता तारड़ हैं उनके मुकाबले में, हाउ स्ट्रांग इज ही एज अ कैंडिडेट फ्रॉम पीएमएलएन फॉर बिलावल? अब बिलावल को जो सपोर्ट वहां से मिल रही है, जो जिससे मुकाबला थोड़ा सा वो दिलचस्प हुआ है, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, माहौल बन गया, थोड़ा सा माहौल बन गया है, वो उनको तहरुल कादरी साहब के कैंप से सपोर्ट मिली है, वहां पे वो ज्यादा है। अच्छा, गवर्नर सरवर साहब जो है साबिक, वो भी उनको मिले हैं। हाँ। उनका भी मतलब है, अगेन जो वहाँ पे भी पहले भी बात हुई थी कि वहाँ पे अराइयों का और उस कश्मीरियों के बहुत बड़े कैंप्स हैं, अगरचे इनके हल में बताया जाता है भट्टी हैं, राजपूत हैं, कुछ जट वगैरह उस साइड पर ज्यादा आते हैं, या तहरुल कादरी साहब हैं, उस तरह के नहीं, लेकिन एक मैसेज तो जाता है ना, लाउड एक जाता है वहां पर। एक मैं करेक्शन करता जाऊँ, हमारे कोई मेहरबान है देखने वाले मलिक साहब, लास्ट हमने प्रोग्राम में उनका कहा था एतजाज साहब का कि शायद 2008 के उसमें इलेक्शन लड़े थे, विच आई वाज रॉन्ग। मैं शायद उनकी बेगम साहबा को, ये उनकी बेगम साहबा बुशरा है, वो इलेक्शन लड़ी थी। एतजाज साहब जो है ना 2012 के सेनेटर बने थे, तो वो मैं मिक्स कर गया था उसमें, वो उसमें उन्होंने मेरी करेक्शन किया, थैंक यू वेरी मच, कि 2008 में ये इलेक्शन नहीं लड़े थे। आपने उस वक्त भी कहा था 2008 या 2013 आई थिंक, हाँ, इसी तरह की। बहरहाल वो मेरा वो जो बात थी, वो फैक्ट जो था ना 2008 वाला, वो ठीक नहीं था। ये इलेक्शन नहीं लड़े थे क्योंकि उस वक्त जजेस मूवमेंट को लीड किया था ना इन्होंने, तो ये एक्सक्यूज दिया था। सर हैविंग सेड ऑल दिस, जोर तो बड़ा लग रहा है, एतजाज साहब भी जलसे में पहुंच गए, आपने देखा, जोर बड़ा लग रहा है। और इससे रिलेटेड एक सवाल भी है क्लास साहब, ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछूंगी, कुछ बानी पीटीआई के हवाले से भी डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। क्लासेस साहब कुछ बात करेंगे बानी पीटीआई के हवाले से। उनकी फिर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई और 9 मई के वाक़े के बारे में उन्होंने कुछ बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने कहा हमें तहकीकात जो वफाकी हुकूमत करी है उस पर कोई वो ट्रस्ट नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो सीसीटीवी फुटेज है इसकी मदद से लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, पकड़ा जाए। व्हाट इज ही ट्राइंग टू से? वो कहते हैं टू लिटिल टू लेट। जो वो टाइम था, खान साहब मेरा ख्याल है वो बस अपनी या ट्रेन के ना मिस कर चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें वो उन्होंने की हैं, बाद में की हैं, जो उस वक्त मौके पे करनी चाहिए थी। बाज़ पॉलिटिक्स में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पॉलिटिक्स छोड़े, इंसानी ज़िंदगी में हर वक्त हम अपने फैसले कर रहे होते हैं। लेट फैसले जो हैं वो आपको कोई हेल्प नहीं करते। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आपको कह रहे थे, उमर रज़ा बंदयाल साहब आपके मतलब वेल विशर थे, उन्होंने कहा जनाब कि आप जाएँ और इसकी मजम्मत करें, तो आपको मान लेनी चाहिए थी उस वक्त बात। उन्होंने कहा जी मैं क्यों करूँ, मैं तो जेल में था, मुझे तो पता ही नहीं है, नंबर 1। फिर उन्होंने कहा, उनके वीडियोस बयान आते हैं कि जनाब के लोगों ने रिएक्शन देना था, मुझे गिरफ्तार करेंगे तो फिर तो लोग तो रिएक्शन देंगे। तो खान साहब उस वक्त ओनरशिप देकर बैठे थे, उनके बहुत सारे वेल विशर और हमारे जैसे कोई नापसंदीदा हैं जो पीटीआई के नज़दीक। मतलब आपको ये याद होगा कितनी दफ़ा हमने यहाँ बैठ के बातें की हैं कि ये आपके, अच्छा मैंने नहीं किया, और भी बहुत सारे अगर सीनियर एलिमेंट ये बात कह रहे थे कि 9 मई जो है जो उस तरह की चीज़ें हुई, अगर आपके खिलाफ साजिश भी है बकौल आपके, आप उनकी साजिश को नाकाम बनाएं, ट्रैप में ना आए। आप ट्रैप में ना आए। आपने उनका जो बयान था, नरेटिव था आपके मुखालफिन का, आपने उसी को एंडोर्स किया ये बताने के लिए कि जनाब कि हम किसी से नहीं डरते। इवन बिफोर दैट क्लास साहब, और जो मिसालें आप दे रहे थे, आपने कहा था कि जो हुआ है बानी MQM के साथ वही चीज़ें जो हैं वो होंगी और ही इज बीइंग पुश्ड टू द वॉल और उनको अवॉइड करना चाहिए इस किस्म की कॉन्फ्रंटेशन। उनका मतलब है वो चीज़ें सामने थी। अब ये तो अक्लमंद आदमी पे होता है कि ऑलरेडी 2-4 चीज़ें हो चुकी हैं इस तरह की। आप ज़रूरी है आपने जाकर उधर टक्कर मारनी है जहाँ पे आपको पता है कि जनाब कि हमारे नुकसान हो सकता है। अच्छा, मैं बार बार एक बात कहता होता हूँ, जो मेरे दोस्त बहुत सारे उसमें नाराज भी हो जाते हैं पीटीआई के। ओ भाई, मैं क्या गुरीले वार के लिए तैयार हुए थे? जो लोग अपने बच्चे भेजते हैं, ये पॉलिटिक्स में भेजें, वो सड़क पे भेजें, वो आपके जलसों में भेजें, डेमोन्स्ट्रेशन ये पीसफुल करने के लिए, तो वो हर बच्चे को मतलब माँ बाप की कोशिश है मेरा बच्चा शाम को घर वापस है। ये आपके कंधों पे जिम्मेदारी है कि जो लोग आपको लाइक करते हैं, आपके लिए अपने बच्चे भेजें। बच्चे से ज्यादा प्यारी चीज तो कोई चीज नहीं है। आपने एज ए पेरेंट के तौर पर आपने उनको घर सेफली वापस करने, जो बात आपको याद है उन्होंने की थी एक दफा, ये हो गया हमारे दोस्त जो है हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने हमारे शो में कहा था, उन्होंने कहा खान साहब के ये बड़े उनके सख्त अल्फाज थे, लेकिन क्योंकि वो कह सकते थे अपना उनका बेटा जो हसानुल्लाह नियाजी साहब हैं वो इस वक्त ही सफरिंग, सो एज ए फादर उन्होंने कहा था कि खान साहब के अपने बच्चे तो तकलीफ में नहीं है, ठीक है, एज ए फादर के तौर पर तो खान साहब को कोई तकलीफ नहीं हो रही ना। वो ठीक है, बंदा खुद अपनी सफरिंग ले लेता है, बच्चों की सफरिंग कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि उनके बच्चे सेफ है, मेरा बेटा जेल में, सो आई कैन अगर फील द पेन कि पूरी रात आप कैसे सोचते हैं। सो अब जाके खान साहब जो हैं अब वो कह रहे हैं कि हमारे तो कोई ताल्लुक नहीं है, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा, दूसरा फिर भी अभी उनको किसी ने समझा दिया है, जो उन्होंने बात की है ट्रंप वाली कि जनाब सीसीटीवी कैमरा ना गायब हो गया, वो सामने ले आए तो पता चलेगा किसी दिन वो भी ले आएंगे सीसीटीवी अगर टीवी कैमरा जो है। सो इस वक्त खान साहब को अभी भी मैं ये समझता हूँ कि वो लेट वाली बात है। आज आपने सुन लिया उनको, अभी रिसेंटली आर्टिकल भी आया क्लास साहब बिल्कुल क्लोजिंग का, उसमें भी उन्होंने 9 मई के हवाले से ही डिड नॉट कंडेम, और एक तरह से उन्होंने अगेन इसको वो किया, एंड देन नाउ ही इज कंडेमिंग इट, और वो भी डिफरेंटली। बहरहाल इस प्रोग्राम का वक्त खत्म, जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया।